लेकिन सर विपक्ष सवाल पूछे तो उसे देशद्रोही कह दिया जाता है, पत्रकार सवाल पूछे तो उसे एजेंडा वाला कह दिया जाता है, नागरिक सवाल पूछे तो उसे राष्ट्र विरोधी कह दिया जाता है। क्या ये सहयोग नहीं, है? न रणनीति है, न ये प्रयोग है। ये गलत है कि अगर कोई विपक्ष का काम है कि हम सरकार की गलत नीतियों का उजागर करें, उनका विरोध करें। और उसका चरित्र सत्ता में आने के बाद दोनों में इतना परिवर्तन क्यों देखने को मिलता है? देखिए, ये परिवर्तन व्यक्ति का होता है, सत्ता का ऐसा कोई सच बोलने वाले जो नेता है उनकी गिनती में कमी आ रही है, क्या लगता है ईमानदारी अब राजनीति में डिस्क्वालिफिकेशन? आजादी की लड़ाई में जो लोग निकल करके आए थे उनमें एक समर्पण था देश के प्रति, और सच वो केवल सत्ता के लिए या देश की आजादी के बाद सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं आए थे। देश के प्रति उनका कर्तव्य था कि देश को कैसे गुलामी से मुक्त कराया जाए और देश को नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट का आज फिर से एक दिलचस्प एपिसोड। आज हमारे साथ खास मेहमान है जो शायद किसी परिचय का मोहताज नहीं है। कई बार के विधायक, सांसद और हरदोई में उनके नाम को बड़े सरीके और सम्मान के साथ लिया जाता है। कहा जाता है कि बीजेपी में और राजनीति जगत में उनका कोई तोड़ नहीं। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी हैं, जो पूर्व राज्यसभा सांसद है, पूर्व मंत्री है और आज भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं में उनकी गिनती होती है। बहुत बहुत स्वागत है दादा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। कैसी रही यात्रा आपकी? नहीं, ठीक रही, अच्छी यात्रा। क्या कुछ कहना चाहेंगे पहले तो अपने बारे में हमारे दर्शकों से और हमारे चैनल के लिए दो शब्द? मैं लंबा समय रहा है सार्वजनिक जीवन में काम करने का, जनता के बीच जनता सेवा करने का, और आप सब लोगों के सहयोग से सार्वजनिक जीवन में कोई शिकायत नहीं है। लोगों की, जनता को उसके प्रति भी पूरा सद्भाव रहा और जनता का आशीर्वाद निरंतर मुझे मिला है, इसलिए उसको लेकर मुझे कोई शिकायत नहीं। सर, आपने सत्ता को बड़े पास से देखा है और नीति बनते देखी है और राजनीति का असली चेहरा भी देखा है, इसलिए आज सवाल किसी नए नेता से तो हम करने वाले नहीं हैं, पुराने नेता से, मजे हुए नेता से, खिलाड़ी से करने वाले हैं। ऐसा सवाल थोड़े से तीखे और कहीं ना कहीं जनता के हैं। ठीक बात है कि सत्ता इंसान को बदलती है, या आप भी जानते हैं कि सत्ता कहीं ना कहीं परिवर्तन लाती है, लेकिन तो फिर सत्ता में आते ही लोगों का रंग रूप भी बदल जाता है, व्यवहार बदल जाता है और जो सत्ता की गली है, कहीं ना कहीं जो उसका चरित्र है, एक व्यक्ति और उसका चरित्र, सत्ता में आने के बाद दोनों में इतना परिवर्तन क्यों देखने को मिलता है सर? देखिए, ये परिवर्तन व्यक्ति का होता है, सत्ता का ऐसा कोई परिवर्तन नहीं। सत्ता तो समाज सेवा के लिए, सामाजिक मर्यादाओं के लिए सत्ता में आना, सत्ता में आकर आप जनता की ज्यादा अच्छे से सेवा कर सकते हैं, और सत्ता में आने के बाद आपके पास अवसर ज्यादा होते हैं कि लोगों के बीच काम करने का, लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने का, और जो आपने ब्लूप्रिंट दिमाग में रखा है कि हमको सत्ता में आने पर क्षेत्र के या जनता के लिए क्या करना है, तो वो काम करने का आपको अवसर मिलता है। लेकिन जो परिवर्तन आता है वो व्यक्ति का है। जो लोग सत्ता व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए सत्ता का उपयोग करते हैं, उनके नजरिए बदल जाया करते हैं, लेकिन जो सत्ता में सेवा का भाव लेकर के आते हैं, मैं नहीं समझता उनकी सोच या दृष्टिकोण बदलता है। शुद्ध रूप से वो सत्ता में इसलिए आए हैं कि जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, और ऐसे लोगों में परिवर्तन मुझे नहीं दिखाई देता है। लेकिन जो आपने परिवर्तन की बात की है, आज ये आपका कथन सही है कि आज बड़े पैमाने पर सत्ता में आने के बाद लोगों में कहीं ना कहीं एक अहम आ जाता है, और अहम वो जनता से दूर करने का काम करता है। और इसी कारण जनता उनको सबक सिखाने का काम करती ऐसे राजनेताओं को, जो सत्ता में आने के बाद रंग बदल जाते हैं, उनको जनता सबक सिखाने का भी काम करता है। कि सच बोलने वाले जो नेता है उनकी गिनती में कमी आ रही है, क्या लगता है ईमानदारी अब राजनीति में डिस्क्वालिफिकेशन बन चुकी है? देखिए, ये सही है कि समय के साथ राजनीतिक मूल्यों में परिवर्तन आया। आजादी की लड़ाई में जो लोग निकल करके आए थे उनमें एक समर्पण था देश के प्रति, और वो केवल सत्ता के लिए या देश की आजादी के बाद सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं आए थे। देश के प्रति उनका कर्तव्य था कि देश को कैसे गुलामी से मुक्त कराया जाए और देश को आजाद कराया जाए। उस समय निश्चित रूप से अब उस आजादी के आंदोलन में जो लोग निकले उसमें बहुत सारे चरित्रवान लोग थे। आज समय के साथ राजनीति एक स्वार्थ का भी साधन बनती जा रही है, इसलिए ये कहना, मानना कि आज वो
ईमानदारी या वो नैतिकता की कहीं न कहीं कमी दिखाई पड़ती। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये विलुप्त होती जा रही। आज बड़ी संख्या में नौजवान आ रहे हैं, जो मूल्यों के साथ राजनीति में आना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं कि दोनों तरह के अपवाद हैं कि राजनीति में शुचिता से जुड़े लोग हैं, नैतिकता से जुड़े लोग हैं और राजनीति में कुछ ऐसे लोग हैं जो स्वार्थ से लेकर के राजनीति में आए हैं या उनकी राजनीति में आने की अपेक्षा ही यही है कि धन-धान से भर जाए घर। तो दोनों तरह के लोग हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी सोच है कि समय के साथ परिवर्तन होगा और नई पीढ़ी से अपेक्षाएं हैं कि राजनीति में फिर पवित्रता लाने का काम करेंगे और राजनीति समाज की सेवा के लिए होगी, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए राजनीति का इस्तेमाल नहीं होगा। नई पीढ़ी से ऐसी अपेक्षा है। सर मैंने देखा है और मैंने सुना है, पढ़ा भी है आपके बारे में, इमरजेंसी जिसको काला दिन भी हम लोग कहते हैं, आपातकाल इमरजेंसी थी, उसको बड़े करीब से आपने देखा है और जिया है। क्या लगता है सर, उस समय की राजनीति और आज की राजनीति कितना जमीन आसमान का अंतर देखते हैं सर? देखिए, आपातकाल जिस समय लगा वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था और हमारे लोकतांत्रिक भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का वो काला अध्याय है। जब भी हम स्मरण करते हैं आज भी मन सिहर उठता है कि जिस तरह से देश के विपक्ष के तमाम मूर्धन्य नेताओं को रातों रात जेलों में डाला गया, तमाम राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बिना कारण झूठे मुकदमे बनाकर जेलों के अंदर ठूसा गया, तरह तरह की यातनाएं दी गई। तो एक वो काला अध्याय था। वो कारण केवल ये था कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जो देश की प्रधानमंत्री थी वो सत्ता त्यागना नहीं चाहती थी। उनके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी वो सत्ता में बने रहना चाहती थी। और आज दुर्भाग्य है कि उनके ही वंशज और उनकी पार्टी के लोग संविधान की कॉपी लिए घूम रहे हैं, लेकिन उस समय संविधान की धज्जियां किस तरह से उड़ाई गई, संवैधानिक मान्यताओं को समाप्त किया गया, संविधान का परिवर्तन किया गया, मन चाहे ढंग से निजी स्वार्थ के लिए संविधान को तोड़ा मरोड़ा गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण था। अच्छा नहीं लगता उन लोगों जिनके लोगों ने संविधान को इस तरीके से अवमूल्यन किया। आज वो लोग संविधान किताब लेकर जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। आपातकाल इस देश के लोकतंत्र का एक काला अध्याय है, जैसा मैंने पहले कहा। और उस समय जिस तरह की यातनाएं हुई, जनता का जिस तरह से उत्पीड़न हुआ, ऐसा 1.5 वर्ष तक ऐसा लगा कि पूरा देश एकदम नहीं, सारे संवैधानिक अधिकार लोगों के सामाजिक अधिकार सारे निलंबित थे। किसी को भी कुछ भी कहने की स्वतंत्रता नहीं थी। अखबार भी सही खबर छाप नहीं सकते थे, मीडिया भी सही बात नहीं कर सकता था, न्यायालय में भी न्याय नहीं मिल रहा था। इस सारी स्थितियां सारे देश में बनी और उसका नतीजा हुआ कि जैसे ही लोकसभा भंग हुई, लोकसभा के चुनाव घोषित हुए, देश की जनता ने दिखा दिया कि जिन लोगों ने संविधान के साथ खिलवाड़ किया है और संवैधानिक अधिकारों को समाप्त किया, उनको ऐसी कड़ी सजा दी कि सत्ता से दूर दूर तक चले गए और उन लोगों को इसकी सजा भुगतनी पड़ी। अच्छा सर, बड़ा दुख भी होता है वो दिन याद करके, लेकिन सर जब सरकार गलती करती है तो ज्यादातर नेता चुप क्यों रहते हैं सर? जैसे क्या पार्टी की वफादारी से जनता की जवाबदेही से ऊपर है? नहीं, देखिए, ये दोनों बातें आपकी सही है। एक तो पार्टी के अंदर जिस पार्टी में है, पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता भी एक आपका नैतिक दायित्व है, लेकिन हम मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए। वो जो अगर ऐसा कोई करते हैं वो गलत है। राजनीति हम इसलिए आए हैं कि हम अपने विवेक से समझौता न करें। पार्टी की जो नीति सिद्धांत हमें उनका पालन करना है, उनके अनुरूप काम करना है। पार्टी की जो जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने का काम हमको करना है अगर हम किसी पार्टी से संबद्ध हैं। लेकिन ये मतलब नहीं कि कोई पार्टी गलत काम करती रहे हम उसमें हम यहाँ मिलाते रहें या हम उसको, ये बात बहुत उचित नहीं है। और जहां तक मैं समझता हूँ राजनीतिक दल इस मामले में स्वयं भी सचेत रहते हैं कि उन्होंने जिस विचारधारा को लेकर के पार्टी खड़ी है या जो एजेंडा है उनका चुनाव में जो घोषणा पत्र लेकर के आए हैं और उसको आगे उन्हें पूरा करना चाहिए। और इसके लिए जो भी सहयोगी वहां सदस्य हैं, चाहे लोकसभा में हो या विधानसभा, उनको भी इस बात के लिए सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि जनता के प्रति जो हमने आश्वासन दिया है, जनता से जो हम वादा करके आए, उसको वो वादे हमको पूरा करने चाहिए। और अगर सरकार उससे विमुख होती है तो सरकार पर दबाव बनाने का काम करना चाहिए। अच्छा सर, लगता है कि सत्ता के भीतर सच बोलने की जो कीमत है उसे चुकानी पड़ती है। कभी कोई वाकया हुआ, अगर हाँ, अगर ऐसा है कि सच बोलने की कीमत अगर सत्ता में चुकानी पड़ती है, तो ये सर मैनेजमेंट जो सिस्टम है क्या है सर, कैसा है? देखिए, सच का मतलब ये है कि हम सच तो हमें बोलना ही चाहिए। ये हमारा सामाजिक और नैतिक दायित्व भी है कि सत्ता में हमें राजनीति में आए हैं तो ये नहीं कि हमको अपने
जो सामाजिक मूल्य है उनको कहीं हमने गिरवी रख दिया है। हमको सच बोलना चाहिए, ये अपेक्षा की जाती है। एक राजनीतिक व्यक्ति निश्चित रूप से सत्य का पालन करेगा, लेकिन कई बार ऐसी भी स्थितियां आती है कि बहुत सारी चीजें उस समय आपको, चाहे पार्टी के हित में या अपने संगठन के हित में, कई बार ऐसे समझौते करने पड़ते हैं। लेकिन उसमें हमको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि नेशन फर्स्ट, देश से ऊपर कुछ नहीं है। देश के विपरीत अगर कोई काम होता है उस समय हमको कोई भी दबाव में आकर के काम नहीं करना, हमें सत्य का साथ देना चाहिए। लेकिन सर, विपक्ष सवाल पूछे तो उसे देशद्रोही कह दिया जाता है, पत्रकार सवाल पूछे तो उसे एजेंडा वाला कह दिया जाता है, नागरिक सवाल पूछे तो उसे राष्ट्र विरोधी क्या कह दिया जाता है। क्या ये सहयोग है या रणनीति है सर? नहीं, न रणनीति है, न ये प्रयोग है। ये गलत है कि अगर कोई विपक्ष का काम है कि हम सरकार की गलत नीतियों का उजागर करें, उनका विरोध करें, और जो सदन बने हैं, पार्लियामेंट और असेंबली, वहां इन मुद्दों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। ये सदन संवाद के माध्यम है, लेकिन आप सदन को चलने न दें, सरकार पर अनर्गल और झूठे आरोप लगाएं, और उसके बाद उसको बार बार उसी को लेकर के आप इस तरीके की बात करें। और जो हमारी राजनीति है वो देश के लिए है, देश प्रथम है, नेशन फर्स्ट है। हमें कोई भी, चाहे हम पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए जो राष्ट्र के विपरीत हो या राष्ट्र को अहित करने वाला हो। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। इसलिए पक्ष हो या विपक्ष, दोनों को अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। और कई बार हमने देखा है कि इधर विपक्ष के नेता जब कहीं देश के बाहर जाते हैं और जिस तरह से अपने देश की आलोचना करते हैं या देश को लेकर के विश्व भ्रमण करने का काम करते हैं, उससे देश की मर्यादा घटती है, देश का सम्मान कम होता है। तो ये भी कहीं नहीं नैतिकता है कि हम नेता विपक्ष जरूर हैं या विपक्ष में हमारा कोई स्थान है, लेकिन हम देश के प्रति तो हमारी वफादारी सत्ता दल से कम नहीं होनी चाहिए। और देश का कोई ऐसा कार्य या कोई ऐसा बात नहीं करनी चाहिए जिससे देश कमजोर हो। और आज दुर्भाग्य है कि लोग राजनीतिक विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हैं, और हताशा और कुंठा में देश का विरोध करना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूं इस पर कम से कम कोई समझौता नहीं होना चाहिए कि नेशन फर्स्ट, हम सब देश प्रथम है, उसके बाद सारी चीजें और सारी बात। बिल्कुल सर। एक मजबूत सरकार को सर मजबूत विपक्ष से क्यों डरना चाहिए वैसे? और क्या ये सच्चाई है या सत्ता को अहंकार लगता है? देखिए, एक आदर्श लोकतंत्र के लिए जहां सत्ता पक्ष की जरूरत है, वही विपक्ष की उससे ज्यादा आवश्यकता है। कि अगर विपक्ष नहीं होगा तो सरकार निरंकुश हो जाएगी। तो विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, वैचारिक रूप से समृद्ध होना चाहिए। विपक्ष केवल सेक ऑफ अपोजिशन के लिए नहीं, अपोजिशन फॉर सेक ऑफ अपोजिशन, केवल हम विरोधी दल है इसलिए हमें सरकार की हर चीज का विरोध करना है, ये हमारी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। हमको सही कामों के प्रति अपनी जब जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए, और जहां सरकार गलत कर रही उसका डटकर विरोध करना चाहिए। लेकिन विरोध माने नहीं कि हम संसदीय कार्य में केवल बाधा उत्पन्न करें, संसदीय कार्य को चलने न दें, और यहाँ तक कि जो सरकारी दायित्व है सरकार के, उनको भी हम पूरा न होने दें। यह मैं नहीं समझता हूं कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए हितकर होगा, और इससे लोकतंत्र कमजोर होता है। एक मजबूत विपक्ष देश के लिए अवश्यम, बहुत ही आवश्यक है, अवश्यम भावी है। सत्ता पक्ष से कम जिम्मेदारी विपक्ष की नहीं, लेकिन विपक्ष को भी उतना ही जिम्मेदार बनना होगा। केवल सस्ती लोकप्रियता के लिए, सरकार का विरोध करने के लिए कोई ऐसा काम ना करे जिससे कि देश कमजोर हो, ये विपक्ष को भी सोचना चाहिए। लेकिन सर, आज भारत में ऐसा हो गया है कि जब लोग सवाल पूछते हैं तो उनके घरों पर बुलडोजर चल जाता है, ईडी सीबीआई के छापे पड़ जाते हैं। तो लगता है सर कि भारत में लोकतंत्र डर वाला माहौल बन गया। लोकतंत्र का माहौल नहीं, डर का माहौल है। कि सवाल पूछने से पहले लोगों को अब सोचना पड़ता है कि सवाल करने के बाद क्या हो जाएगा उनके साथ। नहीं, देखिए, ये बातें मैं नहीं, इस पर आपके बात से सहमत हूँ कि जो सवाल पूछते हैं, विधानसभा और लोकसभा में सवाल पूछने के लिए सब स्वतंत्र हैं, निर्भीक है, और उनको संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है कि जो सवाल पूछेगा उसके विरुद्ध कहीं पर भी कोई भी कार्रवाई सवाल के आधार पर नहीं हो सकती। लेकिन अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो ये नहीं है कि वो किसी सदन का सदस्य है तो वो कानून से ऊपर है, संविधान से परे कोई नहीं। संविधान की मर्यादा के अंदर सबको अपना काम करना होगा। जो गलत करेंगे, कानून उनके विरुद्ध जरूर कार्रवाई करेंगे, उसमें कोई सरकार हमारी हो या किसी और की सरकार हो। तो जो लोग गलत करेंगे, लेकिन उसको विपक्ष के लोग इस बात को कहे कि हमने सवाल पूछा या सरकार का हमने कहीं विरोध किया इस नाते हुआ, ऐसा नहीं है। तो लगता है सर कि लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चल रही है, उसके साथ साथ जब कोई कार्यवाही की बात होती है तो कहीं कहीं देख रहे हैं सर हम कि बुलडोजर पहुंच जाता है, न्यायालय उस पर टिप्पणी करता है कि ये तो गलत था।
नहीं नहीं, बुलडोजर देखिए, जहां पर जिन लोगों ने अवैध निर्माण किया है, जिन लोगों ने सरकारी जमीन का अतिक्रमण किया है, जिन लोगों ने जो वहां के स्थायी निकाय हैं उनसे बिना कोई नक्शा पास कराए निर्माण किया है, इस तरीके से अगर किसी ने किया है और वो बातें नोटिस में आती हैं तो ये दायित्व तो बन जाता है प्रशासन का कि उनके विरुद्ध कार्रवाई करे। और ये आज से नहीं, हमेशा से होता रहा है कि अगर किसी ने कहीं पर अवैध निर्माण किया है, कहीं पर सरकारी जमीन का अतिक्रमण किया, कहीं सड़कें, आप देखें सड़कों पे निकलना मुश्किल हो जा रहा है, इतना इंक्रोचमेंट होता है। और जब इंक्रोचमेंट बढ़ जाता है तो सरकार पर जब दबाव पड़ता है तो सरकार को कार्रवाई करनी पड़ती है। उस समय कहा जाता है कि ये बुलडोजर, बुलडोजर केवल उसके लिए वहीं चला है जहां कानून के विपरीत काम हुआ। तो सर बार बार बात आती है राष्ट्रवाद की, देश प्रेम की, सियासत मुद्दों से कहीं ना कहीं भटक गई। राष्ट्रवाद, देश प्रेम तो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन क्या लगता है बेरोजगारी, महंगाई और सुरक्षा हमारे हमेशा पीछे क्यों छूट जाती है? जैसे हम बेरोजगारी की बात करते हैं, हम महंगाई की बात करते हैं, तो सर वो मुद्दे पीछे हटकर मंदिर, राष्ट्र प्रेम, इस मुद्दों पर ज्यादा बहस हो रही है आज के समय में। लेकिन महंगाई, बेरोजगारी और असुरक्षा जो हम देख रहे हैं लगातार महिलाओं के साथ बढ़ता अपराध। देखिए एक बात बताओ जी, आप अगर देखें, आंकड़ों को देखें, जी, सरकार ने जिस कठोरता के साथ जिन लोगों ने हमारी बहनों के साथ, माताओं के साथ कहीं कुछ किया है, जितनी कठोरता के साथ सरकार ने उन दुष्टों का दमन करने का काम किया, उसका पहले कभी ऐसा उदाहरण नहीं रहा था। और जहां तक सवाल है कि जब कोई इस तरीके की बात आती है, हमने कहा ना कि नेशन फर्स्ट, राष्ट्रवाद कोई हमारा दिखावा नहीं, राष्ट्र के प्रति हम सबका कर्तव्य है, पक्ष हो या विपक्ष, सभी का दायित्व है कि देश कोई काम हम राजनीति के चलते ऐसा न करें जिससे कि देश कमजोर। बिल्कुल सर, लेकिन इसके साथ साथ जो धरातल के मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, मैं कह रहा हूँ कि चाहे महंगाई हो, अगर आप देखें इन्फ्लेशन इधर पिछले वर्षों में लगातार महंगाई पे अंकुश लगा है। आज अगर आप देखें कि महंगाई दर जो है पिछले कई वर्षों की तुलना में बहुत कम रही है। और जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, जितने बड़े पैमाने पर नए नए स्टार्टअप गवर्नमेंट को लाने का काम कर रही है, नए नए उद्योगों को, तमाम जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को ला करके देश के अंदर उनका निवेश करा रही, बाहरी विदेशी निवेशक आ रहे हैं, उनसे उन उद्योगों में लोगों को रोजगार मिल रहा है। और सरकार के भी जितने संसाधन पद हो सकते हैं, बड़े पैमाने पर उन पर भर्ती करने का काम किया जा रहा है। तो बेरोजगारी दूर करने के हर प्रयास सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में भी और सार्वजनिक क्षेत्र में भी किए जा रहे हैं। और लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए बैंक का भी सहयोग दिया जा रहा है, आर्थिक सहयोग देकर के, ताकि वो अपना उद्योग लगाकर स्वयं भी अपने पैरों पर खड़े हों और 4 लोगों को रोजगार दें। रोजगार केवल ये नहीं कि सरकारी नौकरी से ही मिलेगा, रोजगार अपने उद्यम, उद्योग धंधे से। और इस दिशा में बड़ी तेजी से काम हुआ है, जो काम पिछले 60 साल 70 साल तक नहीं हुआ था। पिछले 10 वर्षों में कितनी आप अपेक्षा करेंगे, लेकिन समस्याएं इतनी विकराल थी और आज उनका समाधान करते करते प्रयास बड़ी तेजी के साथ मोदी जी के आने के बाद हुआ है। और मैं समझता हूं कि आने वाले इस तरह, जब तक हम देश की आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएंगे, तब तक देश इन सारी बीमारियों से मुक्त हो चुका होगा, देश आत्मनिर्भर होगा और उसके साथ साथ हर क्षेत्र में देश दुनिया के विकसित देशों की श्रृंखला में आगे होगा। बिल्कुल सर, मैं इस बात से सहमत हूँ और कहीं न कहीं इस राजनीति और सियासत को आप काफ़ी करीब से और लंबे समय से देख रहे हैं। राजनीति में अच्छा तजुर्बा रखते हैं सर, लेकिन सवाल एक ये भी होता है कि जब आप चुनाव में आए थे, यानी कि एक बड़ा चेहरा आया था श्री नरेंद्र मोदी का, जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। जब इनका चेहरा आया था तो स्पष्ट कई तरह के पोस्टर आपके ये यूँ कह सकते हैं कि मैनिफेस्टो का एक बड़ा हिस्सा था कि बहुत ही महँगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो इस तरह के जो स्लोगन लेके आए थे, लेकिन उसके बाद भी 10 सालों में काफ़ी हद तक महँगाई बढ़ गई, जो कहीं न कहीं वज़न डाल रही है गरीब लोगों नहीं, आप देखो कैसे महंगाई को आप कैसे नापेंगे। जी। आप महंगाई देखें कि आप इतने दिनों से हमारी जो पेट्रोलियम, जिसको कि हम बाहर से मंगाते हैं, पेट्रोलियम के दाम नहीं बढ़े पिछले एक दशक में, नहीं बढ़े। आप खाद्यान्न के दाम भी नहीं बढ़े, जबकि हमको ये दोनों चीजें देखनी होगी। एक तरफ उपभोक्ता को भी देखना होगा और उत्पादक को भी देखना होगा। तो उत्पादक भी इस देश का किसान है, उसके भी लागत मूल्य को भी हमें अंकुश रखना है, ताकि उसको भी कम से कम खेती किए से उसकी आय जो है बढ़े। ये भी उसमें हमें ध्यान रखना होगा, तभी किसान समृद्ध हो सकेगा। और अगर किसान खेती से अलग हो जाएगा, खेती में उससे पर्याप्त लाभ नहीं होगा, तो हम खाद्यान्न के मामले में हम दूसरे के ऊपर आश्रित हो जाएंगे, जो देश की बड़ी कमजोरी बनेगा। तो कई चीजों में इस तरीके से सोचना पड़ता है, दोनों के साथ, उपभोक्ता के साथ भी और उत्पादक, दोनों को बैलेंस करके, किसान को भी और उपभोक्ता दोनों के बीच में हमको सामंजस्य बना के रखना होता है। और साथ ही साथ
जहां तक प्रयास है कि हम देश को जितनी तेजी के साथ आत्मनिर्भर कर सकें, आज चाहे सामरिक दृष्टि से देखें, आज बड़े बड़े रक्षा के उपकरण हमारे देश में बन रहे हैं। जिन चीजों को हम पहले आयात किया करते थे, आज हम निर्यात करने की स्थिति में हैं। रक्षा उत्पादों का आज देश निर्यातक बन रहा है, ये कोई छोटी बात नहीं। और आज आर्थिक दृष्टि से आप देखें, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत बन गया है, और आने वाले 2-3 वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। तो ये कोई छोटे उदाहरण नहीं है। और इस तेजी के साथ सारी दुनिया की जो आप देखें कि आज विकास दर कितनी कम होती जा रही है, उस ऐसे में भारत एक ग्रोथ इंजन की तरह आर्थिक दृष्टि से सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की है। तो ये आप जो चुनौतियों के साथ आप देखें जिस तरीके से हमारी चारों तरफ, चाहे एक तरफ चाइना हो, पाकिस्तान हो, ये सारी सामरिक चुनौतियां भी हमारे सामने हैं। उसके लिए हम देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमको अपने रक्षा उत्पादों को भी तेजी के साथ बढ़ाना है, और बाकी रक्षा उत्पादों का हमें आयात भी करके, ताकि हमको लड़ते समय दुश्मन के सामने कोई कमजोरी न रहे। तो वो भी सब चीजों को देखना पड़ रहा है कि हमको अपने खजाने से ही आयात भी करना है रक्षा उपकरणों का। बड़े बड़े जहाज, अभी देखिए कल ही राफेल के 104 राफेल की खरीद का सौदा हुआ है। तो ये सब जब चीजें नहीं होंगी, अगर कोई देश सामरिक रूप से अगर कमजोर होगा तो उसके कोई उसका दबाव नहीं मानेगा। हमको सामरिक रूप से मजबूत होंगे, तब दुनिया हमारी बात सुनेगी, और हमको अपने सम्मान की रक्षा करने का भी पूरा अधिकार है। बिल्कुल सर, बहुत बड़ा अच्छा लगा आपका जवाब सुन के। लेकिन सर, एक चीज़ और भी पूछना चाहेंगे कि सत्ता के बेहद करीब भी रहे हैं, और कहीं न कहीं आज भी सियासत में अच्छी खासी उम्र हो गई है आपकी आज कहीं न कहीं युवाओं के लिए, और उन लोगों के भी लिए उदाहरण है आप। ईमानदारी से एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि सत्ता ज़िम्मेदारी सिखाती है या धीरे-धीरे संवेदना को छीन लेती है सर? क्योंकि आज जो जिन भाषा शैली का मंचों पर इस्तेमाल किया जाता है, ये कहीं न कहीं सवालिया है। ये देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सत्ता या राजनीति मर्यादाओं के लिए है। हमको पक्ष विपक्ष वैचारिक हमारा प्रतिरोध हो सकता है, वैचारिक हमारी अलग अलग विचार हैं, लेकिन हम व्यक्तिगत आदर तो हमें तो सबके प्रति है, विपक्ष पक्ष हो या विपक्ष। हमको अपनी भाषा शैली से, अपने व्यवहार में कभी ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जिससे किसी के मन को ठेस लगे। और इस तरीके के जो अमर्यादित आचरण हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति में भाषा का बहुत बड़ा महत्व है। हम अपनी बात को मजबूती के साथ रख सकते हैं, लेकिन मर्यादित ढंग से, विनम्र भाव से रख सकते हैं, और केवल उच्छृंखलता राजनीति नहीं है। और आज इस चीज का जो बढ़ावा हो रहा है, मैं समझता हूँ ये बड़ा गलत हो रहा है। इसको राजनीति में काम करने वाले लोगों को इस पर गंभीरता से विपक्ष का विचार करना चाहिए, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। और राजनीतिक चरित्र में परिवर्तन आना चाहिए कि आज जो सदन नहीं चल रहे हैं, सदन में संवाद नहीं हो रहा, एक दूसरे के प्रति भाषा की मर्यादा समाप्त हो रही है, पक्ष और विपक्ष के आरोप इसमें सतही हो रहे हैं, तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर निश्चित रूप से सबको मिल बैठ करके चिंतन करना चाहिए। और मुझे भरोसा है कि कम से कम नई पीढ़ी इन सब चीजों से सीखेगी भी, और नई पीढ़ी प्रयास करेगी कि सत्ता राजनीति मर्यादा के साथ हो, नैतिक मूल्यों के साथ हो। राजनीति में व्यक्तिगत कोई विरोधी नहीं है, वैचारिक विरोध है, और वैचारिक विरोध के साथ हम अपनी बात को रख सकते हैं। इसमें भी कोई किसी तरीके की वो नहीं है बात गलत। लेकिन वैचारिक विरोध कहीं भी हमको ये अनुमति नहीं देता हम अमर्यादित आचरण करें, हम अपनी विनम्रता खो दें। राजनीति में तो संवाद ही सबसे बड़ा आधार है कि संवाद से ही बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है। पक्ष विपक्ष बैठकर गंभीर से गंभीर मसलों को संवाद के माध्यम से समाधान निकाल सकते हैं, और यही लोकतंत्र का आभूषण है, और यही लोकतंत्र का सबसे बड़ा गहना है, यही लोकतंत्र का सबसे बड़ी मर्यादा है कि हम मिल बैठ करके देश के गंभीर मुद्दों को भी बैठ पक्ष और विपक्ष मिलकर चर्चा करके उसका समाधान करें, यही देश हित में होगा। बिल्कुल सर, सही बात कही आपने। ये आचरण और ये वो खूबसूरत गहना है लोकतंत्र का, जिसकी सराहना हर व्यक्ति करता है, जो राजनीति सियासत करता है उसके लिए तो ये बात योग्य भी है और सीखने लायक भी है। संविधान सुरक्षित सर बताया जाता है, संस्थाएं मजबूत कही जाती है, तो फिर आम आदमी खुद को आज इतना अकेला महसूस क्यों करता है? देखिए, उसके कई कारण हो सकते हैं कि आज परिवार जिस तरीके से टूट रहे हैं। पहले हमारे भारतवर्ष में संयुक्त परिवार हुआ करते थे, और एक परिवार की जिम्मेदारियां सब लोग मिल बांट करके संभालते थे। आज धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, ये भी सामाजिक अकेलेपन का एक बड़ा कारण हो रहा है। आज इस तरीके से देख रहे हैं कि हमारे परिवार के बुजुर्ग हैं, बेटा नौकरी करने कहीं विदेश चला गया, कहीं चला गया, बेचारे माँ बाप बुजुर्ग जिनकी की स्थिति ऐसी नहीं कि अपने आप अपना सारा काम कर सके, उनका कोई देखने वाला।
तो ये सारी चीजें आज धीरे धीरे सामाजिक जो परिवेश बदल रहे हैं, इन पर भी हमको सोचना होगा। और ये काम केवल राजनीति से नहीं हो सकता, इसके लिए सामाजिक सोच की में भी परिवर्तन लाने की आवश्यकता होगी। जो हमारा भारतीय समाज था, बड़ा संगठित समाज था, और आज जिस तरीके से विभक्त हो रहा है, जिस तरह से परिवार छोटे होते जा रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, पति पत्नी अलग हो गए, तो उस पर का वो भी एक कारण है एकाकीपन का। लेकिन राजनीति लोगों को जोड़ने का काम करती है, राजनीति कहीं विभाजन के लिए नहीं है, और इस पर मैं सोचना चाहिए। और मैं तो आपको बता दूं, मेरा 50 वर्ष का सामाजिक जीवन हो गया है सक्रिय राजनीति का। 1977 में जब मैं विधानसभा में पहली बार चुनकर आया और सरकार का सदस्य बना, और तब से अब तक ये लंबे सार्वजनिक जीवन में मुझे किसी से कटुता नहीं रही। चुनाव में हम लोग अलग आमने सामने लड़ते थे, लेकिन चुनाव के दौरान कई घटनाएं ऐसी हुई कि हम भी प्रत्याशी हैं और हमारे विपक्ष में जो कांग्रेस का प्रत्याशी, कई रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। हमने देखा रात को उनको गाड़ी खराब है, रात को खड़े हुए हैं हमारे जो प्रत्याशी हमारे विपक्ष के। मैंने कहा कि बोले गाड़ी खराब हुई। उस समय की मैं बात बता रहा हूँ, जब गाड़ियां, अब आजकल तो नई नई गाड़ियां आई, रास्ते में कब खराब होती, तब अक्सर धक्का धक्की गाड़ी स्टार्ट होती है। मैंने उन्होंने कहा आपकी गाड़ी में झंडा लगा, आपके साथ में कैसे चलूं आपके। मैंने कहा मैं झंडा उतार लेता हूँ आपसे मेरे साथ। उनको मैंने बैठा ला, आके उनकी कोठी पे छोड़ा, और उसके बाद फिर मैंने अपना झंडा। लेकिन आज सियासत की मतलब ये कभी लगता ही नहीं था कि उतनी देर तक का हम उनके विरोध प्रचार कर रहे हैं, हमारे विरोध में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद हमारे रिश्ते, मतलब मंच पर विरोध है लेकिन जमीनी स्तर पर। हाँ, तो एक लगता था कि बड़ा अपनेपन सा भाव रहता। अच्छा सर, अगर आज एक आम नागरिक आपसे पूछता है कि हम आप जैसे नेता पर भरोसा क्यों करें, तो सर क्या जवाब होगा सर आपका? देखिए, ये हमें राजनीतिज्ञों को विश्वसनीयता अपनी बनानी होगी, अपनी कथनी करनी के भेद को कम करना होगा। लोग जनता से केवल उनका सहयोग अर्जित करने के लिए, तात्कालिक लाभ उठाने के लिए झूठे सच्चे आश्वासन देते हैं और उसके बाद जनता से मिलना भी पसंद नहीं करते हैं। इसलिए जनता का विश्वास ऐसे राजनीतिज्ञों से उठ रहा है। तो हमको इस जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए, और कम से कम राजनीति में हमें मर्यादित आचरण करना चाहिए। जो हमने चुनाव में लोगों से वादा किए हैं, उसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता होनी चाहिए, और जब भी हमको मौका मिले उन वायदों को पूरा करने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। और जनता के प्रति जो हमने सहृदयता चुनाव में दिखाई, जो विनम्रता चुनाव के पहले थी, वो विनम्रता चुनाव के बाद भी रहनी चाहिए, ताकि और आज स्थिति है कि हमारे नेता चुनाव जीतने के बाद भूल जाते हैं कि किनके सहयोग से या किनके आशीर्वाद से वो आज सत्ता का आनंद ले रहे हैं। उनके प्रति अपनी जवाबदेही भूल जाते हैं, और इसीलिए जनता का अविश्वास होता जा रहा है राजनीतिज्ञों से। और इसको कहीं न कहीं इस कमी की भरपाई करनी चाहिए। नेताओं को जवाबदेह होना चाहिए, जनता के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। और अगर ये विश्वास का संकट बढ़ेगा तो जनता एक बार इन लोगों से भरोसा उठ जाएगा। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल सर, देखिए कहीं ना कहीं जितने भी अभी तक चुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, पिछले जब से नरेंद्र मोदी जी के हाथों में कमान या उनकी सूरत पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, तो इतिहास तो बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन सर, इतिहास एक सवाल जरूर पूछेगा कि क्या आपने मजबूत भारत बनाया या मजबूत सत्ता बचाई है? देखिए, एक फिर मैं इसको आपको सवाल को स्पष्ट कर दूं। मजबूत भारत को हमने जब ही बना सके हैं जब हम मजबूत सत्ता बनाई। अगर ये कमजोर सरकारें, अस्थिर सरकारें कभी देश को मजबूत नहीं कर सकती। आज जो हमारे यहाँ तमाम फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जो विदेशी निवेश आ रहा है, जो तमाम उद्योगपति यहाँ निवेश करना चाहते हैं, जो हमारे विकास को पहिया इतनी तेजी से आगे बढ़ा, वो इसलिए कि स्थिर सरकार है। अगर सरकारें साल में 2 बार चुनाव होने लगे तो जनता का विश्वास उठ जाएगा, कोई उद्योगपति पैसा लगाना नहीं चाहेगा, कोई भी निवेशक निवेश नहीं करना चाहेगा, कोई भी विदेश हमसे रिश्ता नहीं कायम करना चाहेगा। जब मजबूत सरकार होती है तभी हम देश को मजबूती दे सकते हैं। ये कोई दो अलग चीजें नहीं है कि मोदी जी ने अगर मजबूत सरकार बनाई है तो देश को भी मजबूत बनाने का काम किया है। मजबूत सरकार पर ही दुनिया की विश्वसनीयता बढ़ती है, दुनिया का उद्योगपति आता है, दुनिया से हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। आज जो हमारे विदेशों से मजबूत रिश्ते बने हैं, आज दुनिया के तमाम हर देश भारत से अपने अच्छे संबंध बनाना चाहता है, उसके पीछे कारण है कि देश में एक मजबूत नेतृत्व है, मजबूत सरकार है, लोगों का भरोसा है उस पर। इसलिए ये दोनों अलग चीजें नहीं, मजबूत सरकार मजबूत देश का आधार है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत आभार, आपने तमाम महत्वपूर्ण सवालों पे बात कर रखने का मौका दिया। आपका बहुत आभार। देखिए, आज लोकतंत्र में सवाल पूछे जाने चाहिए और
कहीं ना कहीं सवाल असहज भी थे और कहीं ना कहीं शायद आज सियासत करने वाले युवा इस बात के जवाबों को देते हुए शायद ही डगमगा जाए। लेकिन आपातकाल इमरजेंसी के समय से सियासत में कदम रखने वाले डॉक्टर अशोक वाजपेयी जो पूर्व राज्यसभा सांसद है और कहीं ना कहीं राजनीति की वो दिग्गज है और उन्हें एक बात पता है कि किस बॉल पे चौवा मारना है और किस बॉल पे सिक्सर। पॉडकास्ट में हम लगातार उनकी यात्राओं से आपको रूबरू करा रहे हैं और कहीं ना कहीं सियासत में काम कर रहे हैं, सियासतदारों से सवाल भी करने का काम करते हैं जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं। आशा करते हैं हमारे पॉडकास्ट का एपिसोड आपको पसंद आ रहा होगा, तो हमारे सेगमेंट पे कमेंट बॉक्स पे अपनी अमूल्य राय जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलाएंगे आपको किसी खास मेहमान से। नमस्कार।